मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। जेन जी मोदी सरकार के लिए शुरू से ही आउट ऑफ सिलेबस रही। सरकार ने इसे शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाली जनरेशन समझा, लेकिन जेन जी ने हफ्तों तक प्रोटेस्ट चलाकर दिखा दिया। सरकार ने सोचा कि मीम्स बनाने वाले सीरियस पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। जेन जी ने उन्हीं मीम्स को पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का हथियार बना दिया। सरकार ने उम्मीद की थी कि गर्मी, भूख और थकान प्रोटेस्टर्स को घर भेज देगी। जेन जी ने फूड, वाटर, मेडिसिन और वॉलंटियर्स की सप्लाई चेन खड़ी कर दी। सरकार ने डिसऑर्डर की उम्मीद की, प्रोटेस्टर्स ने फर्स्ट एड, क्राउड मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली। आखिर में प्रोटेस्टर्स घर नहीं गए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को घर जाना पड़ा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 24 जुलाई तक गवर्नमेंट सोर्सेस कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नॉट ऑन द कार्ड्स है। इसका सीधा मतलब था कि सरकार स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी डिमांड स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अगले ही दिन फैसला बदल गया। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भेज दिया। जंतर मंतर पर मिठाइयां बांटी गई, नेशनल एंथम बजा और प्रोटेस्टर्स ने अपनी विक्ट्री घोषित की। जिस रेजिग्नेशन को एक दिन पहले तक प्रैक्टिकली रिजेक्ट किया जा रहा था, वही अगले दिन इस मूवमेंट का कॉन्क्रीट पॉलिटिकल रिजल्ट बन गया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन क्यों दिया। असली सवाल यह है कि जिस जनरेशन को लेजी, डिस्ट्रैक्टेड, पॉलिटिकली अनसीरियस कहा जाता था, उसने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का टेस्टेड प्रोटेस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला फेल कैसे कर दिया। सरकारों के लिए ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट को हैंडल करना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर समझना आसान होता है। एक सेंट्रल लीडर होता है, एक फिजिकल लोकेशन होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सप्लाईज और कम्युनिकेशन संभालती हैं। सरकार लीडर्स की पॉलिटिक्स पर सवाल उठा सकती है, प्रोटेस्ट को ऑपोजिशन स्पॉन्सर्ड बता सकती है, टेलीविजन स्टूडियोज में डिमांड की जगह मोटिव पर डिबेट करा सकती है, बैरिगेड्स और पुलिस डिप्लॉयमेंट से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसके बाद केवल इतना करना होता है कि क्राउड के कमजोर होने का इंतजार किया जाए। लेकिन जंतर मंतर पर जेन जी ने प्रोटेस्ट को किसी एक लीडर, पार्टी ऑफिस या सेंट्रल सप्लाई सिस्टम पर डिपेंड नहीं करने दिया। उसने एक नेटवर्क तैयार किया जिसमें हर व्यक्ति अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा था। इस मूवमेंट की शुरुआत भी किसी फॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हुई। अभिजीत दिपके ने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए इस्तेमाल किए गए कॉकरोच वाले इंसल्ट को कलेक्टिव आइडेंटिटी में बदल दिया। सवाल था कि अगर सारे कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। इसी सटायर से कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई। नाम फनी था, लेकिन उसके पीछे का एंगर बिल्कुल सीरियस था। एग्जामिनेशन पेपर लीक्स और इर्रेगुलरिटीज ने लगभग 20 लाख मेडिकल एंट्रेंस एस्पिरेंट्स को प्रभावित किया था। स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशंस में कई साल लगाए थे। फैमिलीज ने कोचिंग, बुक्स, ट्रैवल और एग्जामिनेशन फीस पर अपनी सेविंग्स खर्च की थी। सिस्टम फेल हुआ, लेकिन पॉलिटिकल रिस्पॉन्स वही फेमिलियर था। इन्वेस्टिगेशन होगी, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, रिफॉर्म्स आएंगे, रिस्पॉन्सिबल लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान आंसर्स, रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स अब फ्यूचर प्रॉमिस नहीं मांग रहे थे, वो प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंस मांग रहे थे। उनकी डिमांड थी कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे। यही डिमांड सरकार के लिए सबसे अनकंफर्टेबल थी। इन्वेस्टिगेशन अनाउंस करने से पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होती। फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रॉमिस मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। किसी जूनियर ऑफिशियल को सस्पेंड करने से यह सवाल खत्म नहीं होता कि मिनिस्ट्री के टॉप पर बैठे व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। यूनियन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ये स्वीकार करता है कि फेलियर केवल सिस्टम के निचले स्तर पर नहीं हुआ, उसकी पॉलिटिकल कीमत लीडरशिप को भी चुकानी होगी। नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्ट्रिक्ट एक्शन की बात की। सरकार कह रही थी कि दोषियों को पनिशमेंट मिलेगा। प्रोटेस्टर्स पूछ रहे थे कि पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। सरकार क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही थी, स्टूडेंट्स मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। दोनों को एक मान लेना आसान है, लेकिन दोनों अलग हैं। इस मूवमेंट की स्ट्रेंथ केवल उसकी डिमांड नहीं थी, उसकी स्ट्रेंथ यह भी थी कि प्रोटेस्टर्स ने अपने सर्वाइवल और ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद संभाली। जो लोग दिल्ली पहुंच सकते थे वो ग्राउंड पर मौजूद रहे, जो नहीं पहुंच सकते थे उन्होंने फूड डिलीवरी एप्स के जरिए मील्स, फ्रूट्स, स्नैक्स, ड्रिंकिंग वाटर और मेडिसिन भेजे। डिलीवरी राइडर बैरिकेड्स तक पहुंचे, वॉलंटियर्स ने पार्सल रिसीव किए और सप्लाईज को प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचाया। एक समय फूड इतना अधिक आने लगा कि ऑर्गेनाइजर्स को लोगों से ऑर्डर रोकने की अपील करनी पड़ी। बचा हुआ अनटच्ड फूड वेस्ट करने के बजाय जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया।
ये सिर्फ जनरॉसिटी नहीं थी, ये पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था। एंगर किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए सड़क पर ला सकता है, लेकिन किसी मूवमेंट को कई दिनों तक चलाने के लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए, प्रोटेस्टर्स को फूड और वाटर चाहिए, गर्मी और ह्यूमिडिटी में मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। क्राउड बढ़े तो मूवमेंट और क्यूज मैनेज करनी पड़ती है, वेस्ट बढ़े तो उसे कलेक्ट करना पड़ता है। जेन ज़ी ने इन बेसिक नीड्स को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एजेंसी के भरोसे नहीं छोड़ा। वॉलंटियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने फर्स्ट एड सपोर्ट संभाला। कुछ वॉलंटियर्स ड्रिंकिंग वाटर बांट रहे थे, कुछ लोगों को हैंड फैन से राहत दे रहे थे, कुछ क्यूज और क्राउड मूवमेंट मैनेज कर रहे थे। कई लोग गार्बेज बैग्स लेकर बॉटल्स, प्लेट्स और रैपर्स कलेक्ट कर रहे थे। किसी मिनिस्ट्री ने उन्हें ड्यूटी असाइन नहीं की थी, उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी और जिम्मेदारी उठा ली। यहीं इस मूवमेंट का सबसे मजबूत कॉन्ट्राडिक्शन सामने आया। प्रोटेस्टर्स सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे, लेकिन अपने प्रोटेस्ट के भीतर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे थे। उन्होंने फूड मैनेजमेंट को किसी और की प्रॉब्लम नहीं माना, उन्होंने इंजर्ड लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने क्लीनलीनेस को केवल म्युनिसिपैलिटी की ड्यूटी नहीं बताया और अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। वो परमानेंट पॉलिटिकल सिस्टम से जवाब मांगते हुए एक टेम्पररी सिविक सिस्टम चला रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जंतर मंतर पूरी तरह क्लीन और परफेक्टली मैनेज था। इतनी बड़ी गैदरिंग ने सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी प्रेशर डाला, डेली वेस्ट कलेक्शन तेजी से बढ़ा, एक्स्ट्रा सैनिटेशन वर्कर्स लगाने पड़े, गार्बेज एक्यूमुलेशन एक सीरियस प्रॉब्लम बना। इस रियलिटी को छुपाना मूवमेंट की तारीफ नहीं होगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्रोटेस्टर्स ने एक परफेक्ट सिटी बना दी या नहीं, सवाल ये है कि प्रॉब्लम सामने आने पर उनका रिस्पॉन्स क्या था। वॉलंटियर्स ने क्लीनिंग ड्राइव्स की, गार्बेज कलेक्ट किया और लोगों से वेस्ट सही जगह डालने की अपील की। उनकी अचीवमेंट परफेक्शन नहीं थी, उनकी अचीवमेंट ओनरशिप थी। जेन ज़ी की क्रिएटिविटी भी केवल विजुअल डेकोरेशन नहीं थी। मीम्स, शॉर्ट वीडियोस, पैरोडी, म्यूजिक, पॉप कल्चर रेफरेंसेस और विटी प्लैकार्ड्स ने कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एंगर को ऐसी लैंग्वेज दी जिसे लाखों लोग तुरंत समझ सकते हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स 20 मिनट के स्पीच में आर्ग्यूमेंट बनाती है, जेन ज़ी वही कॉन्ट्रडिक्शन 20 सेकंड के क्लिप में दिखा देती है। टेलीविजन एंकर आधे घंटे में नैरेटिव तैयार करता है, एक शार्प एडिट उस नैरेटिव की कमजोरी कुछ ही मिनटों में पब्लिक के सामने रख देता है। जिस स्मार्टफोन को इस जनरेशन की डिस्ट्रैक्शन बताया गया, वही उसका न्यूज रूम, एविडेंस आर्काइव और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन गया। पुलिस एक्शन रिकॉर्ड हुआ, गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स कंपेयर किए गए, पुराने क्लेम्स निकाले गए, घटनाओं के क्लिप्स सोशल मीडिया पर तुरंत सर्कुलेट हुए। सरकार के पास ऑफिशियल कम्युनिकेशन मशीनरी थी, जेन ज़ी के पास उससे कहीं अधिक कल्चरल स्पीड थी। लेकिन क्रिएटिविटी अकेले किसी मूवमेंट को पॉलिटिकल रिजल्ट तक नहीं पहुंचाती, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ने स्लोगन्स तक कंट्रोल करने की कोशिश की। प्रोटेस्टर्स से कहा गया कि वो अप्रूव्ड स्लोगन्स पर टिके रहें और ऐसी लैंग्वेज से बचें जिसका इस्तेमाल पूरे मूवमेंट को डीलेजिटिमाइज करने के लिए किया जा सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन केवल इमेज मैनेजमेंट नहीं थी, मूवमेंट समझ चुका था कि एक इररिस्पॉन्सिबल स्लोगन उसकी सेंट्रल डिमांड को पीछे ढकेल सकता है। इसलिए प्रोटेस्टर्स ने केवल गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी को नहीं पहचाना, उन्होंने अपनी वीकनेस को भी कंट्रोल किया। यही डिफरेंस स्पॉन्टेनियस आउटरीच और ऑर्गेनाइज्ड प्रेशर के बीच होता है। फिर दिल्ली पुलिस की लाठी और टीयर गैस सामने आई। सरकार शायद प्रोटेस्ट को कंटेन करना चाहती थी, लेकिन स्मार्टफोन जनरेशन में पुलिस एक्शन केवल क्राउड को डिस्पर्स नहीं करता, वो एविडेंस भी पैदा करता है। हर लाठीचार्ज का फुटेज रिकॉर्ड होता है, हर बैरिकेड पॉलिटिकल विजुअल बनता है, हर अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति नया सवाल खड़ा करता है। जिन घटनाओं को पहले कुछ आई विटनेसेस तक सीमित रखा जा सकता था, अब वो कुछ ही मिनट्स में पूरे देश तक पहुंच जाती हैं। पुलिस एक्शन के बाद मूवमेंट खत्म नहीं हुआ, पब्लिक एंगर और बढ़ा। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में प्रेशर बनाया, गवर्नमेंट को पेपर लीक्स पर स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देना पड़ा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की अनाउंसमेंट्स हुई। लेकिन प्रोटेस्टर्स ने अपनी सेंट्रल डिमांड नहीं बदली। उनका कहना था कि प्रॉमिसेस पहले भी मिल चुके हैं, इस बार पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देनी चाहिए। सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक समाप्त की, गवर्नमेंट और प्रोटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच टॉक्स हुए। इसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नॉन नेगोशिएबल डिमांड बना रहा। 24 जुलाई को प्रोटेस्ट लीडरशिप ने साफ कहा था कि मूवमेंट के समाधान के लिए एजुकेशन मिनिस्टर को जाना ही होगा। उसी दिन गवर्नमेंट सोर्सेज इसे प्रैक्टिकली रिजेक्ट कर रहे थे। अगले दिन रेजिग्नेशन हो गया। इसे पॉलिटिकल विक्ट्री कहने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्टर्स ने स्पेसिफिक डिमांड रखी, गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार किया। मूवमेंट ने हीट, रेन, पुलिस एक्शन, हॉस्टाइल नैरेटिव्स और लॉजिस्टिकल प्रेशर सर्वाइव किया।
आखिर में यूनियन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। ऐसे रेजिग्नेशंस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में बहुत रेयर होते हैं, इसलिए ये रूटीन कैबिनेट रिशफल नहीं था, ये सस्टेन्ड पब्लिक प्रेशर का विजिबल रिजल्ट था। लेकिन रेजिग्नेशन स्टेटमेंट में भी गवर्नमेंट का पुराना पॉलिटिकल रिफ्लेक्स दिखाई दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने यूथ की एस्पिरेशंस और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस का सम्मान करने की बात कही। साथ ही उन्होंने एंटी नेशनल एलिमेंट्स द्वारा सिचुएशन का फायदा उठाने का रेफरेंस दिया। अब सीधा सवाल है, अगर प्रोटेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस लेजिटिमेट थी तो उनके मूवमेंट पर एंटी नेशनल सस्पिशन क्यों छोड़ा गया? और अगर मूवमेंट का सेंट्रल कैरेक्टर एंटी नेशनल इन्फ्लुएंस था तो गवर्नमेंट ने उसकी सबसे बड़ी डिमांड एक्सेप्ट क्यों की? प्रोटेस्टर्स को विक्ट्री देना और उसी समय उनके ऊपर डाउट बनाए रखना पॉलिटिकल कन्वीनियंस हो सकता है, कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन नहीं। जेन जी की जीत को यह कहकर छोटा नहीं किया जा सकता कि एग्जामिनेशन सिस्टम अभी पूरी तरह नहीं बदला, पेपर लीक नेटवर्क की अकाउंटेबिलिटी अभी बाकी है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स पर एक्शन बाकी है, प्रॉमिस्ड रिफॉर्म्स का इंप्लीमेंटेशन बाकी है, स्टूडेंट्स और अफेक्टेड फैमिलीज को रिलीफ मिलना बाकी है। लेकिन अनफिनिश्ड वर्क अचीव्ड रिजल्ट को कैंसिल नहीं करता। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, यह पहला विजिबल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है। जेन जी मोदी सरकार के लिए आउट ऑफ सिलेबस इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके मीम्स फनी थे, वो आउट ऑफ सिलेबस इसलिए रही क्योंकि ह्यूमर के पीछे स्ट्रेटेजी थी, एंगर के साथ डिसिप्लिन था। ऑनलाइन सपोर्ट को फूड, मेडिसिन, सैनिटाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल प्रेजेंस में बदला गया। प्रोटेस्ट किसी एक व्यक्ति की एनर्जी पर नहीं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर चल रहा था, इसलिए उसे एक लीडर को आइसोलेट करके, एक रूट ब्लॉक करके या एक नैरेटिव चलाकर खत्म करना आसान नहीं था। सरकार को लगा था कि प्रोटेस्टर्स इवेंचुअली घर चले जाएंगे, प्रोटेस्टर्स टिके रहे और एजुकेशन मिनिस्टर को जाना पड़ा। अब अगला सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद एग्जामिनेशन सिस्टम भी बदलेगा या केवल मिनिस्ट्री के बाहर लगा नाम बदलेगा? नो नॉनसेंस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, प्रॉमिस्ड रिफॉर्म्स, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स और स्टूडेंट्स को दिए गए हर एश्योरेंस को ट्रैक करेगा। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जेन जी ने यह प्रोटेस्ट जीत लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स को फेल करने वाले सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।